नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। और हमारा जो आधार है वो है प्रबोध, क्योंकि दिक्कत हो सकती है आपको कि आप प्रबोध यूज़ कर रहे हो कि नवबोध, क्योंकि नवबोध में यह चैप्टर है वो विद्युत अपघटन से प्रारंभ होता है, बट प्रबोध में वो ऑक्सीकरण अपचयन से प्रारंभ होता है ना। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय में कि ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना है ना। मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ अभी, ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। वैसे तो ऑक्सीकरण का परिभाषा और अपचयन की परिभाषा दूसरे तरीका से आपको 11वीं में समझाया गया होगा, है ना। तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तब हम लोग 12वीं के आधार पर अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन की जो परिभाषा है वो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछला थोड़ा सा याद दिला देते हैं तो क्या हुआ था उसमें। देखो यहाँ पर एक बात पहले क्लियर कर देते हैं ना, कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व, या उसी को बोल सकते हैं मूलक तत्व बोलेंगे या तो मूलक बोलेंगे। तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व या मूलक ग्रहण करने, ठीक है, या हाइड्रोजन अथवा ऋण धन विद्युत तत्व त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। यह ऑक्सीकरण का नॉर्मल परिभाषा पहले आपको दिया गया था, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व या मूलक ग्रहण करने या हाइड्रोजन अथवा धन विद्युत तत्व त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है ना। अब यहाँ पर देखिए तो ये सल्फर है और ऑक्सीजन है, इससे जुड़ेगा तो ये बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सल्फर को क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो यहाँ पर बताया मैंने किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व है ना ऑक्सीजन, ठीक है। या तो अन्य ऋण विद्युत तत्व भी हो सकते हैं, है ना। तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व या मूलक ग्रहण करना, ये ग्रहण कर लिया, वही आपका क्या लगेगा, आपका ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, है ना। साथ ही साथ हाइड्रोजन अथवा ऋण विद्युत तत्व त्यागने की प्रक्रिया, यहाँ पर हाइड्रोजन त्यागा भी जा सकता है ना। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि Hi+O2 ये हो गया ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पर देखो तो ये हाइड्रोजन के साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ देखेंगे तो इस Hi में से ये हाइड्रोजन प्लस आयन है और ये माइनस आयन है, और ये कौन सा आयन है, माइनस आयन। तो ऑक्सीजन किसको मिलेगा, हाइड्रोजन को मिलेगा, और ये बना देगा आपका जल H2O, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिला, ठीक। और ये जो I है, इस I से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, बाहर हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बचा, केवल I बचा, है नहीं। क्लियर है, इसको संतुलित कर लीजिएगा। जैसे कि हाइड्रोजन 2 है क्या, इधर हाइड्रोजन इधर 1 है, तो इधर 2 करना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, तो इधर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन भी 4 हो गया, तो आयोडीन 4 करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं, आयोडीन को 4, पहले तो I2 रहता है और यहाँ पर 2 लगाते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 आयोडीन हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन क्लब, ठीक है। तो यहाँ देखो तो इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, ठीक है नहीं। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया, है ना। और आयोडीन से कौन बाहर हुआ, हाइड्रोजन बाहर हुआ, मतलब हाइड्रोजन क्या अथवा धन विद्युत तत्व क्या हो गया, त्यागने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ऐसे दोनों को एक साथ नहीं बताया जाता है, केवल ये बताया जाता है कि यहाँ पर सल्फर को कौन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीकरण हो गया। अब अपचयन की परिभाषा क्या दिया गया था 11वीं में, कि किसी पदार्थ द्वारा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन न लिखकर हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व, है ना, या मूलक ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ पर देखो तो क्लोरीन लिखा हुआ है, इसको हाइड्रोजन मिलता है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है नहीं। यहाँ पर क्लोरीन 2 है क्या, इधर हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। मतलब ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का मिलना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन और धन विद्युत तत्व का मिलना अपचयन कहलाता है। ये आप लोग पुरानी धारणा है ये, ठीक है नहीं। तो उसको भी याद रखिए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए, वो भी चलेगा। अगर नहीं आता तो उसी परिभाषा को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या है। देखिए ध्यान से, है ना, कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है।
एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिससे परमाणु या आयन द्वारा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए अब, ठीक है। अब मान लो जाए मेरे पास क्या है? सोडियम है। कौन है? सोडियम, है ना। और ये सोडियम है और हमारे पास ये क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन। सोडियम अधिकतर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन देता है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो यहाँ पर देखो तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम है, वो क्या करेगा? वो Na+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे कौन सी क्रिया हुई है? ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है ना, जिससे परमाणु या आयन द्वारा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 11वीं में अच्छी तरह समझे होंगे आप लोग, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो आप यहाँ देखो तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, ऐसे बोला गया है। तो ये सोडियम है। कौन है? सोडियम। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, है ना, तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज बना, +1 चार्ज बन गया, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो पता होगा, कोई भी तत्व है प्रारंभिक अवस्था में उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है। तो सोडियम का कितना है? 0 है। बट जब यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1। तो उसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई क्या? तो यही ऑक्सीकरण क्रिया है, ठीक है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिससे परमाणु या आयन द्वारा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीकरण है ना। जैसे कि हम इसको मैं सोडियम को मैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा के देता हूँ, सोडियम ऑक्साइड बना के दिखा देता हूँ। मान लो जाए ना, मानने में क्या है ना, ठीक है। तो सोडियम में +1 चार्ज वाले हैं और ऑक्सीजन क्या है? -2 चार्ज वाले हैं, पता है ना आपको, ठीक है। और सोडियम +1 है, मतलब यहाँ पर 2 कहाँ पर लगेगा? सोडियम के पास लगेगा, मतलब एक +1 एक सोडियम और रहेगा, मतलब सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड है ना यहाँ पर बना हुआ है ना, तो यह पर Na2O बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये होता है, ये +1 होता है सोडियम का, है ना, और इसका होता है -2, तो यहाँ पर +1 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा क्या? तभी तो एक क्रिया करेगा और क्या बनेगा? यौगिक बनाएगा। तो ये बना दिया। तो आप देखो तो यहाँ पर सोडियम ने क्या किया होगा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा यहाँ पर, एक सोडियम ने, और दूसरे सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तभी ये इनके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 2 और 6 तो कितना हो गया? 8। बोरबरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ना, तो इसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब इसकी संयोजकता -2 से संबंधित है। 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और कितना ची रहता है? 8 ची रहता है दूसरे कक्षक में, तो -2, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसको? ऑक्सीजन को। और यहाँ पर देखो तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, अर्थात 2, 8, 1, और दूसरे सोडियम का भी लिख देता हूँ 2, 8, 1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेना है? 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है, एक सोडियम से लेता है, और दूसरे सोडियम से भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना, इसलिए यहाँ पर Na2 लगा हुआ है। तो ये समझ आया कि यहाँ पर Na सोडियम को ऑक्सीजन मिल रहा है ना, पुराने धारणा के आधार पर सोडियम को ऑक्सीजन मिलना ही क्या करता है? सोडियम का ऑक्सीकरण कहलाएगा, है नहीं। लेकिन इस धारणा के आधार पर इस सोडियम का ऑक्सीकरण तब होगा जब इस सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। आई होप बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिससे परमाणु या आयन द्वारा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। तो वृद्धि कैसे हुई? देखो तो पहले 0 था, अब कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि ये +1 हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि Zn क्या होता है? Zn2+, ठीक है नहीं, और कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करता है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, कॉपर का लिख सकते हो, कॉपर प्लस। अच्छा चलो, ये तो मैंने तत्व बता दिया, Na और Zn, है ना। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना था? 0 था। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना था? 0 था। अब इस सोडियम प्लस का कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये Zn का कितना हो गया? 2 हो गया। क्यों? क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन देता है। क्लियर हो गया? इसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है ना। अब इधर देखो तो मैं आयन में बता रहा हूँ। चलो, कॉपर प्लस आयन है पहले से, ये कोई तत्व नहीं है ना, प्लस आयन है। अब क्या करेंगे? तो ये प्लस आयन है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 1 होगा। 1 एक इलेक्ट्रॉन दिया तो जी, और यही अगर बढ़ता है, एक इलेक्ट्रॉन और देता है, तो Cu2+ हो जाएगा ये, और ये एक इलेक्ट्रॉन देता है। कौन? ये आयन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करता है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? अब 2 हो गया, 2 हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, सीधी बात, ठीक है नहीं। ओके, आयरन भी देख लेते हैं, Fe2+ है ना, तो ये क्या बनता है? Fe3+ बनता है।
क्लियर हो गया ना, ये सब आपको क्लियर करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अपचयन में। किसमें चलते हैं? अपचयन में, है ना। तो अपचयन क्या है देखते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, तो अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। खत्म बात, एक ही लाइन में। वो त्यागता है, ये यहाँ पर क्या करता है? ग्रहण करता है ना। जिससे परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। देखो तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। यहाँ पर बोला गया ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, उल्टा है ना, ठीक है नहीं। ओके, अब यहाँ पर देखो, मान लो जाए मेरे पास, उदाहरण के लिए ले लेता हूँ मैं सोडियम आयन Na+, ठीक, Na+, है ना। अब मान लो जाए ये सोडियम है, उस सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तभी क्या बनाएगा? ये Na बनाएगा, है नहीं। एक को आपको पता होना चाहिए, 11वीं में आ गया है ना। Na+ है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? वो डोनेट कर दिया है, ठीक है नहीं। लेकिन जब इस आयन को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो एक हो गया, मतलब कुल कितना हो गया यहाँ पर? 11, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो हम कहेंगे कि जिस सोडियम है ना, उस सोडियम का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो अब देखो तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना? 1, है नहीं, और सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना? 0। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ऑक्सीकरण की संख्या में क्या होती है? कमी होती है। कंप्लीट, ये हो गया आपका ऑक्सीकरण, क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या चलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। तो इसको भी आपको पता होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया की पुरानी अवधारणाएं, है ना, कि ऐसा अभिक्रिया है ना जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। खत्म, एक ही लाइन में, है ना। जैसे कि CuO और H2 है ना, है नहीं। तो ये कॉपर है, प्लस चार्ज है, ये ऑक्सीजन क्या है? माइनस चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? ये प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है, आगे देखेंगे किसके साथ जुड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है? हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस दोनों बना सकता है, बट अभी हम लोग किसके साथ जोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो ये बनाएगा आपका H2O, क्योंकि इसमें एंथैल्पी वो ज़्यादा सपोर्ट करेगी, ठीक है नहीं। तो H2O बन गया, खत्म। अभी H2O ज़्यादा H2O बन गया, अभी कॉपर तो अलग हो गया ना, ठीक है। अब बताओ मुझे कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन जब अलग होता है तो क्या होता है? अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। यहाँ पर ऑक्सीकरण भी है, अपचयन भी है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। लेकिन हम तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर चल रहे हैं ना, तो रेडॉक्स अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं। रेडॉक्स शब्द दो शब्द रेड तथा ऑक्स से मिलकर बना है। रेड और ऑक्स से मिलकर बना है। भैया मैं नहीं जानता ना, ये वैज्ञानिक लोग बताए हैं, क्या करें, है ना। तो रेडॉक्स शब्द दो शब्द रेड तथा ऑक्स से मिलकर बना हुआ है ना। रेड शब्द रिडक्शन के पूर्व लगना रेड से, इस वर्ड को समझिए, है ना। रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब होता है अपचयन, है ना। और रिडक्शन की स्पेलिंग लिखो तो REDC, अरे नहीं आता है क्या? नहीं, पहले आता था मेरे को, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, है ना। रिडक्शन ये है क्या? अपचयन। अब देखो तो रेडॉक्स शब्द दो शब्द रेड तथा ऑक्स से मिलकर बना हुआ है नहीं। रेडॉक्स शब्द रेडॉक्स जी, REDOX रेडॉक्स, रेड RED और OX ऑक्स। रेडॉक्स शब्द दो शब्द रेड तथा ऑक्स से मिलकर बना होता है। रेड शब्द रिडक्शन के पूर्व लगना, रिडक्शन दिख रहा है क्या? ये रिडक्शन, इस रिडक्शन के पूर्व लगना मतलब सामने का, पश्च लगना पीछे का। तो पूर्व लगना कौन है? RED रेड। तो रेड शब्द रिडक्शन के पूर्व लगना है रेड से, तथा ऑक्स शब्द ऑक्सीडेशन के पूर्व लगना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीकरण, ठीक है। तो रेड शब्द रिडक्शन के पूर्व लगना रेड से, तथा ऑक्स शब्द ऑक्सीडेशन के पूर्व लगना ऑक्स से लिया गया है, ऑक्स से लिया गया है। अब दोनों ने को लिख दे तो क्या हो गया? ARED रेड, इसमें ऑक्स तो रेड ऑक्स बन गया, खत्म, है ना। रेड ऑक्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाओं का साथ साथ संपन्न होना होता है, ठीक। चलिए परिभाषा में देखिए, जिन रासायनिक क्रियाओं में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा, तो इससे क्या समझ आता है आपको? एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जाएगा, मतलब ये पदार्थ उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये पदार्थ उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब तो वही 6 है नहीं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन देता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन लेता है, और दोनों क्रिया एक साथ हो रही है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। समझ आया? आ गया ना? ठीक, आगे चलते हैं। चलिए आगे पॉइंट आता है आपका ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब अभिकारक, अभिकर्ता बोलते हैं उसको, है ना। तो चलें थोड़ा से समझ लेते हैं इसको भी। वह अभिकारक, ऑक्सीकारक के बारे में बात कर रहा हूँ ना मैं, ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकरण तो कट गया अब, है ना। वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। इससे ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ठीक है। वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। अथवा और कुछ नहीं बोल सकते हैं, अथवा क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। तो सीधी बात इसको मैं लिख दूँ मैं, इनके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना, ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता, ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो यहाँ तक लिख दो, चल जाएगा। ठीक है। वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। जो स्वयं अपचयित हो जाता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ठीक है, यहाँ पर और लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? कमी होती है। अब कैसे देखो तो फिर, है ना। चलिए, तो आपको पता होगा, है ना। सीधा हम इलेक्ट्रॉन में चलते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं, दोनों को उदाहरण एक साथ देता हूँ, आप चेक का, है ना। वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पर क्या बोलता है मैंने? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब लेता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो यहाँ पर स्वयं अपचयित हो जाता है बोला है, यहाँ पर स्वयं ऑक्सीकृत होता है, अपचयक कहलाता है। अब इसको दोनों को देखें एक साथ। तो मान लिया मेरे पास जिंक है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, H+ है आयन। H+ आयन है, मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है। ठीक, अगर माइनस होता तो इलेक्ट्रॉन ले चुका है ना। अब चलिए दिखे थे ध्यान से ना, यहाँ Zn जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका है ना। अब इन दोनों को जब जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, कि मेरे पास ये जिंक है और ये जिंक है, वो अगर इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो सकता है देखना, और एक जन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा उसको देखना। इस बात को ध्यान समझिए, है ना। तो एक उदाहरण देते हैं जिंक सल्फेट का, Zn(H2SO4), ये हमारे पास है जिंक सल्फेट। इसका रिएक्शन तो जानते हो आप लोग, ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा आपका जिंक सल्फेट और ये बनेगा हाइड्रोजन, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये तो समीकरण हो गया ना। अब हम रिलेटिव चलते हैं, हुआ क्या यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास जो Zn है वो H+ आयन, हमारे पास क्या है यहाँ पर देखो तो H+ आयन है। यहाँ पर H+ क्यों है? क्योंकि दो जने हाइड्रोजन ने, सल्फेट का क्या होता है? -2 होता है, और एक हाइड्रोजन का क्या होता है? +1, दूसरे हाइड्रोजन का भी होता है +1, है नहीं। तो ये +1 +1 +2 हो गया और ये -2 है, तभी तो ये दोनों जुड़कर क्या बना है? यौगिक बना है। तो ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको? सल्फेट को। दोनों हाइड्रोजन है ना, इसलिए यहाँ तो बना है क्या? H+ आयन बना है, मतलब 2H+ बना है, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? सल्फेट को दे दिया। अब बात ये करते हैं कि हमारे पास जिंक है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को अलग निकाल दूँ, हाँ, मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है नहीं जी, 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर मैं निकाल दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि जिंक अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, जिंक अगर इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन क्या करता है? देता है। तो देखो तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो होगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यहाँ पर 2+ चार्ज निकल गया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, उसको 2 देना पड़ेगा, तो 2 देगा मतलब क्या होगा? ये Zn 2+ बनाएगा, या 2+ बनाएगा।
और इस हाइड्रोजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया फटाक से, मतलब यहाँ पर इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन दिया था ये, और इसको फिर से वापस इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब क्या है, कुछ नहीं रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अणु परमाणु देखें तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, है नहीं, यहाँ पर अणु है, यहाँ पर परमाणु। तो यहाँ पर अब सोचिए तो कि जेड ने है ना कितने इलेक्ट्रॉन बाहर किया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। इलेक्ट्रॉन का बाहर इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण, मैं ऑक्सीकारक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अभी, यहाँ देखिए बात को, है ना, मैं ऑक्सीकरण बोल रहा हूँ इसको। आगे देखते हैं, हमारे पास 2H+ था क्या है यहाँ पर जी। अब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। ये 2H+ तो कितना इलेक्ट्रॉन प्लस, यहाँ पर प्लस डाल देता हूँ, क्या डाल देते हैं, प्लस। इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, तभी तो ये क्या बना, H2 बना, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ये आप समझिए। अभी यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। अब हमको जाना कि इसमें ऑक्सीकारक में जाना है। देखे तो Zn है और 2H है ना, तो हुआ क्या है, Zn 2+ बना और क्या बना, H2 बना, है नहीं। तो Zn कौन है, अब देखिए ध्यान से, ऐसे कि वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देता है। Zn इलेक्ट्रॉन दिया, तभी तो ये Zn 2+ बना, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। देखो तो ध्यान से कि वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। स्वयं क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। मैंने ऑक्सीकरण का परिभाषा बताया था क्या, ऑक्सीकृत हो गया ना, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्या इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है नहीं, ओके। तो वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देता है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, और स्वयं ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकृत होता है, अपचायक कहलाता है। तो ये हमारा Zn क्या हो गया, अपचायक हो गया। ठीक, क्या हो गया, अपचायक। अब ऑक्सीकारक में देते हैं कि वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचित हो जाता है। ग्रहण करेगा और अपचित होगा। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये आयन के रूप में है ना। अब इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो यहाँ पर देखिए, वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और स्वयं अपचित हो गया। अपचयन क्या है बताओ तो, अपचयन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसने हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या हुआ, वो अपचित हो गया। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, अपचित हो गया। और मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है क्या, कि वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो किससे, हाइड्रोजन ने ग्रहण किया, एवं स्वयं अपचित हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, कमी होती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, अपचायक में, है ना। तो यहाँ देखो तो इस जगह देखिए अच्छे से कि यहाँ पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना, वही ऑक्सीकारक है। और स्वयं क्या हो गया, अपचित हो गया। अपचित क्यों हुआ बताओ तो, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वही क्या हो गया, अपचित हो गया। ये बात मैं क्लियर करता हूँ बार बार, है ना। अब इस जगह को देखिए, है ना। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, आपका ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है, थोड़ा उल्टा उल्टा लगता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये ऑक्सीकारक है, ये अपचायक है, ठीक है। और इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है बोलेंगे, हाइड्रोजन का क्या हुआ है बोलेंगे, अपचयन, क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर हुआ है अपचयन। और इस Zn ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है बोलेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक, अब ये एक बात क्लियर है। दूसरा बात को क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने बोला आपको कि पहले वाले में ऑक्सीकारक में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, कमी होती है, और इसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। ठीक है, तो क्लियर कर देते हैं, इनमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, किसके, ऑक्सीकारक के। ठीक, यहाँ देखिए, अब ऑक्सीकारक में पहले चलते हैं। तो यहाँ पर क्या था इसका, इसमें ये +1 चार्ज था, मतलब ऑक्सीकरण कितना था, +1 था।
अगर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर +1, दो हाइड्रोजन का ++1 रहेगा, है ना। और यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से यहाँ क्या हो गया 0, कितना हो गया 0, देखो तो 0 हुआ ना। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, है ना। आगे देखते हैं अपचायक, किसमें चलते हैं अपचायक। अब अपचायक किसको बोला मैंने, Zn को। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, लिखा है हमने, देखो तो ये Zn था, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना था 0, और यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब Zn ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया 2 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अपचायक में वृद्धि होता है, ऑक्सीकारक में, ऑक्सीकारक का क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, कमी होती है, ठीक, ऑक्सीकारक का अपचायक का, ठीक है। ये दिक्कत तब आती है जब आप ऑक्सीकरण को पढ़ते हो, ऑक्सीकरण पढ़ते हो और अपचायक पढ़ते हो। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑक्सीकरण में क्या बताया था, ऑक्सीकरण में आपको बताया था, ऑक्सीकरण में बताया था आपको ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, यहाँ पर लिखा हूँ मैं ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। तो यही पर दिक्कत होती है बच्चों को, है ना, कि ऑक्सीकरण में ये बताया जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, और ऑक्सीकारक में ये बताया जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। दोनों को एक बात बार बार और देखिए, ठीक है। अपचायक में बताया जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, कमी होती है। और अपचायक में, अपचयन में वो बताया जाता है, अपचयन में क्या बताया जाता है, कमी होती है, और अपचायक में बताया जाता है वृद्धि होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के परे है, कुछ अलग है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है ना। तो इस तरह से क्लियर है। तो आगे हम लोग चलते हैं विद्युत चालकता के बारे में, है ना। चलिए आगे तो टॉपिक आपको मिलेगा विद्युत अपघटनी चालकता, लेकिन विद्युत अपघटनी चालकता का परिभाषा आपको बहुत दूरी पर मिलेगा, है ना। तो उसके पहले आपको छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी है। हो सकता है इस वीडियो में मिलेगा भी नहीं, है ना, विद्युत अपघटनी चालकता का। तो सीधा आगे हम लोग जहाँ तक जाते हैं देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात को आपको जानना जरूरी है, यहाँ पर क्या चालक, क्या है चालक। ये सब छोटी छोटी बातें, इसको मैं ज़्यादा डिफिनेशन नहीं दूंगा इसका। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है चालक कहलाती है, खत्म। जैसे कि अपने पास कापर है, सिल्वर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, विद्युत के चालक हैं, ठीक। दूसरा आता है कुचालक, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है कुचालक कहलाता है, या तो बोलते हैं उसको विद्युत रहती कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, रबड़, लकड़ी, मोम, ये सब, ठीक है। ये आपको नॉर्मल देखने का है ना। अब हमारा मेन पॉइंट आता है आपका विद्युत अपघट्य क्या है ना। तो हमने यहाँ पर पढ़ा चालक, क्या पढ़ा चालक। तो विद्युत चालक के हम लोग प्रकार में चलेंगे आगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ विद्युत अपघट्य क्या है। तो ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक की भांति कार्य करता है। जैसे एक बात करते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, है ना। या तो इससे ज़्यादा सरल में आपका सोडियम क्लोराइड, ये तो बच्चे भी जानते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। ऐसा नहीं कि ये उदाहरण अच्छा नहीं था, ये अच्छा था। तो NaCl में जाते हैं। तो यहाँ देखो, तो जब NaCl मतलब नमक जी, ये जब ठोस अवस्था में रहती है ना, तो इस अवस्था में इस पर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। अब इसी को हम लोग पिघली अवस्था में प्राप्त करते हैं, पिघली अवस्था। या सीधी बात, पिघली अवस्था प्राप्त नहीं होता तो NaCl को किस में डाल दो, जल में डाल दो, है ना। तो उस समय उसमें धारा प्रवाहित, मतलब कहा जाए वो विद्युत का सुचालक की तरह कार्य करने लगेगा। उसी को बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। चालक और कुचालक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य। तो इसमें क्या बताया मैंने कि ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, किंतु पिघली हुई अवस्था में अथवा उसके जलीय विलयन में, इसके पिघली अवस्था होता एक, जब ये NaCl पिघल जाएगा तो उसको बोलते हैं पिघली अवस्था। और बेटर तब है जब इसको हम लोग किस में डाल देंगे, इसमें पानी में डाल देंगे। तो देखो दो तरह का बोला गया यहाँ पर कि किंतु पिघली हुई अवस्था में, एक अवस्था हो गया पिघली अवस्था, अथवा उसके जलीय विलयन में, इसी के NaCl के जलीय विलयन, है ना। तो उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ये पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, खत्म। ये 3 परिभाषा है अपने पास, विद्युत अपघट्य और कुचालक और सुचालक, अर्थात चालक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब विद्युत चालक के प्रकार के बारे में बात करते हैं, है ना। तो पहला आता है आपका धात्विक चालक, और दूसरा आता है विद्युत अपघट्य। पहला धात्विक चालक, दूसरा क्या आता है आपका विद्युत अपघट्य। तो धात्विक चालक में पहले चलते हैं कि ये वे धातुएं होती है जो अपने में विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है। ये धातुएं होती है जो कि अपने में विद्युत धारा क्या करती है, प्रवाहित होने देती है, किंतु उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखिएगा।
कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि अपने पास शुरू में बताया ना, चालक और सेम धातु चालक वही है, ठीक है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, यही सब है ना। ये हो गया आपके पास पॉइंट, है ना। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं कि ये जो धात्विक चलक है उसमें विद्युत, मान लीजिए धात्विक चलक है, इसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, यहाँ से यहाँ प्रवाहित होती है। तो कैसे प्रवाहित होती है, ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या होता है। यहाँ पर जो चालक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रवाह होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। इसी कारण इसमें क्या होता है, धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक। दूसरा आता है विद्युत अपघट्य। विद्युत चलक के प्रकार में विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य परिभाषा मैंने बता दी ऊपर में कि ऐसा पदार्थ जो कि ठोस अवस्था में विद्युत गुलाब की तरह भांति कार्य करता है, किंतु पिघली अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्लियर हो गया, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग पॉइंट देते हैं विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण। अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमारा हेड टॉपिक हो गया अब, है ना। विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण तो देखिए दो प्रकार से है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य में, है ना। तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाती है। आयनित मतलब जैसे कि NaCl है मेरे पास, ये दो भागों में टूटेगा, Na+ और किसमें, Cl- में, तो हम लोग बोलेंगे इसका क्या हो गया, आयनन हो गया, मतलब सीधी बात आयनित हो गया है ये, है ना। तो वे विद्युत अपघट्य जो जल विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, खत्म, ठीक है। जैसे कि NaCl और कौन, KCl, HCl, NaOH, ये सब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। दूसरा पॉइंट आता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब इसके लिए मैं अलग से परिभाषा नहीं लिखूंगा, इसी में देखो। तो वे विद्युत अपघट्य जिनका, यहां पर वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में बहुत कम आयनन होता है, ठीक। ये पूर्णतः आयनन होता है किसमें, प्रबल में, और दुर्बल में क्या करेंगे कि वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में बहुत कम, यहां पर लिख देता हूं मैं, बहुत कम आयनन होता है ना। क्लियर हो गया। और अत्यधिक तनु करने पर भी पूर्णतः आयनन या आयनित नहीं होता है। अत्यधिक तनु पर सब जने आयनित होते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। तो आयनित नहीं होता है तो उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में देख लेते हैं हम लोग की धारण। ये तो आप जानते हो, CH3 COOH, है ना। और ये भी जानते हो आप लोग, H3BO4, नहीं इसको ज़्यादा नहीं करेंगे यूज़, इसका यूज़ कर सकते हैं H2CO3 का, ठीक है। तो ये हो गया आपका दुर्बल। आगे हमारा पॉइंट आता है विद्युत अपघट्य पदार्थों की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। जो विद्युत अपघट्य है उसके विद्युत चालकता की, विद्युत अपघट्य में कितना विद्युत अपघट्य में कितनी चालकता होती है, उस विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक जो बुक में है उसमें देख सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे ओम का नियम। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस टू सभी को, है ना। इंग्लिश तो मुझे आती नहीं ज़्यादा, चलो।